लुइस विटॉन दुनिया का सबसे महंगा फैशन ब्रांड, जिसके सीईओ बर्नार्ड आर्नोल्ड दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में आते हैं। इनकी नेटवर्थ 180 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। और इतनी सक्सेसफुल कंपनी देख के आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि ये जो कंपनी है ये एक बहुत ही गरीब लड़की ने शुरू करी थी, जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन नहीं थी। उसको रातों में जंगल में भी सोना पड़ा था। This is the insane story of Louis Vuitton and how a tiny family business evolved into one of the most powerful brands in the world. लुइस विटॉन का जन्म 1821 में फ्रांस के एनकाय गांव में हुआ था और वहां पे उनके पास कोई भी बिजली का साधन नहीं था और कोई भी उनके पास पानी का साधन नहीं था। लुइस के पिताजी जेवियर एक किसान थे, मदर थी कोरियन, वो टोपी वगैरह बनाती थी। और हमारे पास कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि लुइस ने कभी भी एजुकेशन करी थी। और जो उनके गांव का सबसे नजदीकी स्कूल था वो भी 6 माइल्स दूर था उनके गांव से। और वो पूरे दिन अपने खेतों में काम करते थे बिना जाने कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। और पूरे दिन काम करते थे बस कुछ खाने के लिए, जिससे उनका और उनके परिवार का पेट भर जाए। और उनका जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ था कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो आगे जाके इतने अमीर आदमी बनने वाले थे। पर चीजें बद से बदतर जब हो गई कि जब लुइस सिर्फ 10 साल के थे, जब भी उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई। उनके पिताजी ने भी जल्दी ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और इसी चलते उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और सब चीज छोड़ छाड़ के वो पेरिस की तरफ चले गए, जो कि उनके गांव से 225 माइल्स दूर था। और लुइस के पास किसी भी तरह का कोई खाना या फिर किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं था और कई रातें उन्हें खाली पेट जंगलों में ही सोना पड़ा। और जब भी वो किसी नए गांव में जाते थे वहां पे वो काम करते थे जिससे उन्हें कुछ पैसे या फिर कुछ खाना मिल जाए। और जैसे जैसे वो नए नए गांव में जाते थे वहां से कुछ ना कुछ नई चीज सीखते थे। और उन्होंने मेटल, वुड, फैब्रिक, इन सब के ऊपर कैसे और किस तरीके से काम किया जाता है ये सारी चीजें सीख ली थी। और उनका इतनी सारी स्किल्स का कलेक्शन ही बाद में जाके उनकी जिंदगी बदलने वाला था। और उन्हें पेरिस पहुंचने में पूरे 3 साल लग गए। और पेरिस में पहुंचते ही उन्होंने अपेरेंटिस बॉक्स मेकर की जॉब करना शुरू कर दिया। और जो भी बॉक्स मेकर्स होते थे वो कस्टम साइज बॉक्सेस बनाते थे अपने क्लाइंट्स के लिए और साथ में ही उन्हें पैक और अनपैक करते थे जब भी क्लाइंट को उसकी जरूरत होती थी या फिर क्लाइंट जब कभी किसी ट्रिप पे जाया करता था। इसकी वजह से उनकी मुलाकात कई बड़े और अमीर लोगों से भी हुई जिन्हें कस्टमाइज बैग्स या फिर लगेज चाहिए थे अपने ट्रिप के लिए या फिर अपने घूमने फिरने के लिए। इसी चीज में लुइस ने अपने कई सारे साल काम किया और नई नई चीज वहां से सीखी। और 1851 में जो फ्रांस की रानी थी वो भी उनकी कस्टमर बनी और उन्होंने लुइस को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। और ये सबसे ऊंची पोस्ट थी जिसपे कोई भी बॉक्स मेकर जा सकता था या फिर उसका सपना होता था जाना। और कहां पे लुइस के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और इतनी गरीबी थी और अब फ्रांस की सबसे रॉयल फैमिली के साथ काम करते थे। यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। पर उनकी जो सोच थी वो इससे कई ज्यादा गुना बड़ी थी। और जब वो 33 साल के हुए जब उन्होंने शादी करी और अब उन्होंने पैसे भी बचाने शुरू कर दिए थे जिससे वो अपना खुद का बिजनेस चला सके। और पेरिस में ही उन्होंने अपनी खुद की बॉक्स मेकिंग वर्कशॉप ओपन करी जहां पे वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचते थे। और लुइस ने देखा कि जो मोस्टली बॉक्सेस बनते हैं मार्केट में वो लेदर के बनते हैं जो कि मोस्टली डोम शेप में होते हैं, जिससे कभी भी अगर बारिश पड़े तो जो पानी की बूंद है वो तैर के खुद ही नीचे चली जाए। और इन्हीं सब चीज के चलते लुइस ने अलग अलग तरह के बॉक्सेस बनाना ट्राई करा और वो चाहते थे एक ऐसा लगेज बनाना जो कि हल्का हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और पानी को कम से कम सोखे। और वो चाहते थे कि जो उनकी लगेज की टॉप है वो फ्लैट हो, ना कि डोम शेप की हो, जिससे वो मल्टीपल बैग्स एक साथ किसी भी जगह पे ले जा सकते थे। अब लुइस ने अपना नया सूटकेस का डिजाइन रेडी कर लिया था जिसे वो प्रेजेंट करने वाले थे। इस टाइम तक लुइस ने अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचा नाम कमा लिया था और उनकी बहुत अमीर या फिर अपर क्लास लोगों से अच्छी खासी बातचीत भी थी। तो जैसे ही उन्होंने ये नया टाइप का लगेज लॉन्च किया सो लोगों ने उस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और उसे खरीदना शुरू कर दिया और उनके लिए ये एक बहुत ही फास्ट सक्सेस बनी। और उन्होंने लुइस विटॉन कैटलॉग भी बनाया जिसपे कस्टमर्स मल्टीपल तरह के उनके लगेजेस और बैग्स के डिजाइन्स देख सकते थे। और उन्हें अपना लगेज लॉन्च करे 2 साल हो गए थे और उन्होंने अब मार्केट में अच्छे खासे कदम जमाना शुरू कर दिया था। और अब लुइस विटॉन के बैग एक स्टेटस का भी सिंबल बन गए थे लोगों के लिए। और अब लुइस विटॉन ब्रांड इतना बड़ा बन चुका था कि सिर्फ फ्रांस से नहीं पूरी दुनिया से उनके पास ऑर्डर्स आ रहे थे। और 1859 तक उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि अब वो अपनी टीम को एक्सपेंड कर सकते हैं और अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपनी टीम में ला सकते हैं। और अब उन्होंने पेरिस के बाहर भी अपनी वर्कशॉप ओपन करी जहां पे उन्होंने 20
के आसपास एम्प्लॉइज हायर करे। और उस टाइम पे जो मोस्टली लोग थे वो ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे, तो जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स थे वो भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। और अमीर लोगों के लिए तो घूमना फिरना या फिर एक जगह से दूसरे जाना एक हॉबी बन गई थी। और जो लोग इतना ट्रैवल करते थे अब उन्हें हाई क्वालिटी लगेज की नीड थी। और ये सब देख के आपको यही लगा ना कि लुइस अब अपनी जिंदगी में जीत चुका है और उन्होंने बहुत बड़ा नाम बना लिया है। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। फ्रांस में वॉर की चांसेस बनने शुरू हो गए थे और ये लुइस विटॉन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनने वाली थी। 1870 जब लुइस 49 साल के हुए उस टाइम पे फ्रैंको प्रूशियन वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते लुइस को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और छुप के शेल्टर्स के अंदर रहना पड़ा। खाने पीने का साधन भी बहुत ज्यादा कम हो गया था और बात उनकी जान तक आ गई थी। और जब 1871 में वापस उन्हें मौका मिला अपनी दुकान पर जाने का, हर चीज खत्म हो चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, जो इक्विपमेंट्स थे वो भी चोरी हो गए थे और वो सारी चीज लुइस ने खो दी थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हार नहीं मानी और दोबारा से पैसा बचाना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सके। और वो चाहते थे कि इस बार मैं जो बिजनेस था उससे भी बड़ा बिजनेस बना के दिखाऊंगा। और वॉर के चलते फ्रांस के अंदर बहुत सारी शॉप्स ऐसी थी जो कि रेंट पे थी और खाली हो चुकी थी, जिसके चलते लुइस ने बहुत ही अच्छी लोकेशन पे अपनी शॉप ओपन करी। और वो जगह एकदम परफेक्ट थी क्योंकि उसके पास में ही रेलवे स्टेशन भी था और एक ग्रैंड होटल भी था। और रेलवे स्टेशन से लोगों को आते ही लगेज की नीड पड़ती थी, जिससे वो ग्रैंड होटल में रुक सके। और 1872 में वो एक नया तरह के डिजाइन के साथ मार्केट में एंट्री लेते हैं और इस डिजाइन पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और बहुत जल्दी वो फेमस होना शुरू हो गया। और बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया उनका इस नए डिजाइन का कॉपी करना, लेकिन लोगों को जो ओरिजिनल चीज थी लुइस विटॉन की वही पसंद आई। और अगले 20 साल तक लुइस ने अपनी नई शॉप पेरिस के अंदर ही ऑपरेट करी, जब तक उनकी मौत नहीं हुई। और 70 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका शरीर ही खत्म हुआ था, उनकी लेगेसी नहीं। उनके बेटे जॉर्ज विटॉन ने उनकी लेगेसी को कैरी ऑन किया। जॉर्ज चाहते थे कि वो उस ब्रांड को पूरे दुनिया में फेमस करें और उन्होंने इस सभी के चलते लंदन में एक लुइस विटॉन का स्टोर ओपन करा। और इस टाइम पे जो लुइस विटॉन का लगेज था वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि जो अदर बॉक्स मेकर्स थे उन्होंने उसे काउंटर करने के लिए अपने डिजाइन निकालना मार्केट में शुरू कर दिया। 1896 में लुइस विटॉन ने अपना एक नया लोगो मार्केट में उतारा, जिससे लोगों के लिए उनके ब्रांड को कॉपी करना मुश्किल हो जाए। और ये लोगो उनके पिताजी के ही नाम पे था, लुइस विटॉन। और उन्होंने एक आइडिया निकाला कि वो जो लगेज है उनके ऊपर ताला भी देना शुरू करेंगे। और ईयर 1900 आते आते कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे और ये साल बे साल बढ़ते ही जा रहे थे। और सारे एम्प्लॉइज को बहुत लंबे साल तक के लिए ट्रेन करते थे, जिससे पहले कि वो लुइस विटॉन के बैग्स बनाना शुरू करें। और आज के टाइम पे भी जो लुइस विटॉन के एम्प्लॉइज हैं उन्हें 18 महीने से लेकर 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उन्हें काम पे रखा जाता है। और कंपनी ने अब मल्टीपल टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था और अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। और एक और फैशन आइकन जिनका नाम कोको शैनल था, उन्होंने 1925 में कमीशन करा एक स्मॉल डोम शेप्ड हैंडबैग। और ये वो पहला डिजाइन था जो लुइस विटॉन ने उनके लिए पर्सनली बनाया था, जिसका नाम एल्मा रखा गया। और ये उनके लिए बहुत बड़ी सक्सेस बनी। और यहीं से लुइस विटॉन ने और ज्यादा स्मॉल और छोटे बैग्स बनाना शुरू कर दिया। और ये सब के बाद और जॉर्ज विटॉन का भी देहांत हो गया 1936 में। और कंपनी अब उनके बाद उनके बेटे गैस्टन लुइस के पास पहुंच गई थी। लेकिन जिस टाइम पे उनके पास कंपनी पहुंची थी उस टाइम पे कंपनी के कुछ हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि कुछ ही साल में फ्रांस में दोबारा से वॉर होने वाली थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते लुइस विटॉन के पास ऑर्डर्स आने भी कम हो गए थे, जिसके चलते उन्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। और इकलौता तरीका जिससे गैस्टन विटॉन अपने बिजनेस को बचा सकते थे वो था नाजी जर्मनी के साथ हाथ मिलाना। और एक राइटर स्टेफनी बोनविकाइनी ने लुइस विटॉन के ऊपर बुक लिखी, लुइस विटॉन अ फ्रेंच सैगा। और जिस टाइम पे वो रिसर्च कर रही थी कंपनी के बारे में, तो उन्होंने डिमांड किया क्या उन्हें रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में लुइस विटॉन के साथ क्या हुआ। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कंपनी के, उन्होंने सीधा उनके मुंह पे मना कर दिया कि वो रिकॉर्ड्स नहीं दिखा सकते। उन्होंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स थे 1930 से लेकर 1945 तक वो सारे आग में जल चुके हैं। उन्होंने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स में खोजना शुरू करा लुइस विटॉन के बारे में, तो उन्हें पता चला कि लुइस विटॉन ने एक बहुत ही शानदार दुकान खोली थी डू पैरैक होटल के सामने नाजी एम्पायर के साथ हाथ मिला के। और यहीं से पता चला कि उन्होंने नाजीज के साथ हाथ मिला लिया था, जो कि कुछ अच्छी बात तो थी नहीं। लेकिन जो और दूसरे ब्रांड्स थे उन्हें शट डाउन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने नाजीज के साथ हाथ नहीं मिलाया था। और यही कारण है कि कंपनी को अब भी इस चीज के चलते काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि गैस्टन ने वही करा जिससे कंपनी बच सकती थी। और जो दूसरी फैशन डिजाइनर्स थी
कोको शैनल की तरह उन्होंने भी नाजीज के साथ हाथ मिला लिया था और ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए थे। और अगर वो अपने दुश्मन के साथ ही हाथ नहीं मिलाते तो उनका ब्रांड अभी तक बंद हो चुका था। जब गैस्टन लुइस का देहांत हो गया था 1970 में, तो उनके दामाद हेनरी ने लुइस विटॉन को संभाला, जो कि लुइस विटॉन की 4th जनरेशन थी। लेकिन वो उनके पुराने एंसेस्टर्स की तरह नहीं थे, उनके पास पहले से ही काफी ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस था। सो जब ब्रांड उनके पास आया तो उन्होंने ब्रांड को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर दिया। इसके चलते उन्होंने ब्रांड को, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी, उसे एक मैसिव कॉर्पोरेशन में बिल्ड कर दिया। उन्होंने लुइस विटॉन के बिजनेस को होलसेल से रिटेल पे शिफ्ट कर दिया और 1978 में उन्होंने लुइस विटॉन को काफी ज्यादा और देशों में एक्सपेंड करा और जहां पे उनकी सेल्स $20 मिलियन थी, उनकी सेल बढ़ के $260 मिलियन पहुंच गई। 1984 में हेनरी ने सोचा कि अब इस कंपनी को पब्लिक करने का टाइम आ चुका है और लुइस विटॉन ने अपने 1 मिलियन शेयर्स मार्केट में पब्लिक कर दिए $63.63 ईच के रेट पे, जिसके चलते उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई और उन्होंने बहुत ज्यादा और मल्टीपल स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए। और 1987 आते आते लुइस विटॉन टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा की सेल्स कर चुका था और ये शायद वो जो छोटा लुइस था उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हेनरी ने सोचा कि लुइस विटॉन को मोएट हेनेसी के साथ कंबाइन कर देना चाहिए, जो कि एक लग्जरी ड्रिंक कंपनी है। उन्होंने अब एक नई का नेम रखा और एक नया लोगो डिजाइन किया, LV एंड हेनेसी, जिसके चलते अब उनके पास काफी ज्यादा तरीके आ गए थे जिससे वो अपनी कंपनी को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये मर्जर कुछ ज्यादा टाइम तक टिका नहीं और इस सिचुएशन में एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नार्ड आर्नोल्ड ने हेनरी की काफी ज्यादा मदद करी। लेकिन ये उनकी काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि छुपके से बर्नार्ड ने 43% लुइस विटॉन का शेयर अपने पास कर लिया था और उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिली मोएट एंड हेनेसी फैमिलीज की, जिससे उनके पास काफी ज्यादा शेयर आ गया लुइस विटॉन। और हेनरी को उस टाइम पे पता चल गया था कि उस आदमी ने उन्हें धोखा दे दिया है जिसे वो अपनी मदद करने के लिए लाए थे। सो हेनरी ने बर्नार्ड को अब कोर्ट ले जाने का डिसीजन लिया और उनकी अपील ये थी कि उनके पास जो स्टेक है वो उनसे वापसी ले लिया जाए। लेकिन कोर्ट भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई और उन्होंने भी बर्नार्ड की साइड ली और हेनरी काफी ज्यादा गुस्से थे कि उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। सो उन्होंने लुइस विटॉन को पूरी तरह से छोड़ दिया और ये पहली बार था 100 साल में कि लुइस विटॉन के साथ अब उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर जुड़ा हुआ नहीं था। और इस सब ड्रामे के बाद बर्नार्ड ने लुइस विटॉन को टेक ओवर कर लिया। लेकिन लुइस विटॉन कुछ ज्यादा टाइम टिका नहीं और उसके मार्केट में डाउनफॉल आना शुरू हो गया और अब मीडिया भी लुइस विटॉन के बारे में कोई भी तरह की न्यूज कवर करना नहीं चाहती थी। लेकिन बर्नार्ड को पता था कि कैसे इस कंपनी को वापसी प्रॉफिटेबल बनाना है और लुइस विटॉन का कमबैक होना शुरू हो गया था जब उन्होंने काफी ज्यादा फैशन डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने अपनी 100th एनिवर्सरी कलेक्शन पे बहुत सारे तरह के डिजाइन्स लॉन्च किए और इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े नामों के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि कस्टमर्स ने आज से पहले कभी देखे भी नहीं थे। अब लोगों ने दोबारा से शुरू कर दिया था कि वो लुइस विटॉन के सामान को खरीदना शुरू करें। अल्टीमेटली जो बर्नार्ड की इन्वेस्टमेंट थी लुइस विटॉन में, उसने बहुत ही बड़ा रिटर्न उन्हें लाके दिया और अब बर्नार्ड लुइस विटॉन एंड हेज के CEO हैं और फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में भी शुमार कर रखा है, जिनकी नेटवर्थ $180 बिलियन से भी ऊपर बताई जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक्स के रेट चेंज होते हैं तो इनकी जो रैंकिंग्स है वो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे अलग बिलियनियर्स हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये तो ज्यादा फेमस है। लेकिन बर्नार्ड आर्नोल्ड को इतने लोग नहीं जानते क्योंकि वो स्पॉटलाइट में आना पसंद नहीं करते। और एक रीजन ये भी है कि उनकी काफी ज्यादा बदनामी है बिजनेस इंडस्ट्री में उनकी हिस्ट्री को लेकर, जो कि उन्होंने हेनरी के साथ किया था और उन्हें वॉल्फ ऑफ कैशमेयर के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम्स पे लुइस विटॉन के अंडर 70 से भी ज्यादा तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो वो ऑपरेट करते हैं। पावरफुल कंपनी लुइस विटॉन कुछ ऐसे लग्जरी ब्रांड्स भी ऑन करती है जो कि मार्केट में बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। सो ये कहानी थी लुइस विटॉन की, कैसे एक छोटे गरीब लड़के ने इतनी बड़ी और पावरफुल कंपनी बना दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।